हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमने जावा की प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को समझा है, दो क्लासेस के बीच में अगर रिलेशनशिप को समझा है, तो कहीं ना कहीं ये नोटिस किया होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होती है। हमने डिफरेंट लेवल अचीव किए, मल्टी लेवल हेरारिकल इनहेरिटेंस के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी डेवलप हो गई कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का कोई थॉट होता है, और जब मुझे चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है, मैं चाहता हूँ चीज़ें जनरलाइज फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो, तो कुछ ऐसी क्लासेस हम डिज़ाइन करते थे जिनके बेस पर उनकी मेथड को, उनके बिहेवियर को कॉमन वे में हम लोग मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर यूज़ कर पाते थे। जावा में सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है। मतलब आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्लास का सबसे बड़ा रोल क्या है? जावा की सारी क्लासेस की ये पेरेंट क्लास है। मतलब आप देखोगे कि जावा में कोई भी इन जनरल क्लास अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये मान के चले कि वहाँ पर इनहेरिटेंस हो या ना हो, ऑब्जेक्ट क्लास 100% एज एन पेरेंट क्लास वहाँ पर अवेलेबल होगी। ये क्लैरिटी होगी। अब हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्यों ऑब्जेक्ट क्लास का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, ऑब्जेक्ट क्लास में कौन सी वो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको आगे हम अपनी प्रोग्रामिंग में या डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। जब भी जावा कहीं जनरलाइज फॉर्म में पैरामीटर पास करेगी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक मेथड को अलग अलग क्लासेस में यूज़ करना चाहेगी, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड को ही हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास के पीछे क्या स्टोरी है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। तो दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लियर। एंड दिस इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, क्लियर, बाय डिफॉल्ट। मतलब अलग से मुझे इनहेरिटेंस के सिंटेक्स की नीड नहीं है। आपको लिखना नहीं क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास सारी जावा क्लासेस की पेरेंट क्लास है। ये बिल्कुल दिमाग में घर कर जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए माइंड में हमारे, क्लियर। दूसरी बात ये बोलें कि ये जावा की टॉप मोस्ट क्लास है। मतलब जावा की हिरार्की अगर क्लासेस की जब कभी देखेंगे अपन, पेरेंट चाइल्ड की हिरार्की को समझेंगे, तो आप देखोगे कि जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसमें टॉप मोस्ट लेवल पर आपकी क्लास के ऊपर भी कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास है, क्लियर। तो हिरार्की वाइज दिस विल बी प्लेस्ड एट द क्लियर हाईएस्ट प्लेस, टॉप मोस्ट प्लेस, वहाँ पर ये डिफाइन होगी जाके। अब अगर कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करती है, तो वो डायरेक्ट क्लास हो गई ऑब्जेक्ट की। अरे मैंने कोई क्लास बना दी टेस्ट, पर्सन, एम्प्लॉय, उसने किसी को इनहेरिट नहीं किया, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास की डायरेक्ट चाइल्ड क्लास हो जाएगी। और अगर कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, तो फिर वो इनडायरेक्टली किसको डिराइव करती है? ऑब्जेक्ट क्लास को। हमने देखा भी मल्टी लेवल में, एरिया क्लास के एट्रीब्यूट को वॉल्यूम में ले गया, वॉल्यूम से डेंसिटी में। तो अगर मैं एरिया को डायरेक्टली इनहेरिट नहीं भी कर रहा हूँ, तो भी डेंसिटी में मुझे वॉल्यूम के वास्ते से, वॉल्यूम के थ्रू एरिया के एट्रीब्यूट कहाँ पर एक्सेसिबल होते थे? हमने देखा था ना लास्ट लेवल क्लास में, डेंसिटी क्लास में। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब ऑब्जेक्ट क्लास अगर सीधे एक्सेसिबल नहीं होगी, तो जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा उस रास्ते से वो आपके पास अवेलेबल होगी, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी मेथड्स भी बहुत काम की, उनको समझेंगे अभी वन बाय वन। एक सिंगल कंस्ट्रक्टर इसके लिए यूज़ होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट। मतलब जब इसको क्रिएट करना हो तो न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, ना इसमें कहीं डेटा सेट होगा। कुछ बहुत जेनरिक मेथड हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, उनको अभी हम समझेंगे यहाँ पर डिस्कशन में अपने, कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कहीं ना कुछ चलेगा हमेशा, और बार बार डेवलपमेंट में इस क्लास का रोल आएगा। तो मैं कुछ इसकी मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेथड है क्लोन। नाम समझ में आ रहा है? क्लोन मतलब कॉपी। किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना हो, वी कैन कॉल दिस क्लोन मेथड। तो दिस विल क्रिएट एंड रिटर्न अ कॉपी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई कॉपी बनाना हो आपको, यू कैन कॉल दिस क्लोन। फिर एक आती है इक्वल्स मेथड। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इक्वल्स
और ये हैश कोड, ये दोनों कनेक्टेड है। हैश कोड क्यों है? जावा में हर ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो उसके हैश कोड वैल्यू से एक्सेस होता है। क्लियर? और हम नहीं बोलते कि मेमोरी में स्पेस क्रिएट होती है हर वेरिएबल के लिए, तो जितने जावा के ऑब्जेक्ट हैं उन सबका हैश कोड जावा कैलकुलेट करती है। और ये हैश टर्म हम जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जब आप पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं हैशिंग या हैश टेबल का कॉन्सेप्ट हम सुनेंगे समझेंगे। हैश टेबल का फ़ायदा क्या है? सारे डेटा स्ट्रक्चर का प्रोसेसिंग टाइम कहीं ना कहीं या तो एन स्क्वायर या लॉग एन में होता है। हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर कांस्टेंट टाइम में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, क्लियर, रिट्राइव कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो कांस्टेंट टाइम के कारण ग्लोबली आईटी फील्ड में कहीं भी अगर बैकएंड में कोई लैंग्वेज, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्टोरेज के लिए, प्रोसेस के लिए हैश कोड के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। तो हैश कोड मतलब बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस, कहाँ पर वो एक्चुअल प्रेजेंट है। क्लियर? तो इक्वल्स मेथड भी और हैश कोड, इन दोनों का ये इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? अगर मैं इक्वल कंपेयर करता हूँ तो ये भी कोड ही कंपेयर करेगी ऑब्जेक्ट का। अगर मैं इसको ओवरराइट कर दूँ, जैसे स्ट्रिंग क्लास अगर आपको याद होगी, तो स्ट्रिंग क्लास में हमने इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस दोनों मेथड देखी थी, तो वहाँ पर ये ओवरराइडेड है, वहाँ पर ये मेथड कैसी है? ओवरराइडेड है। यहाँ इसका कोर बिहेवियर है सिंपल, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको ये ओवरराइडेड फॉर्म में मिलेगी। क्लियर? तो इस लेक्चर में मैं इसके कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है आपको लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके पूरे प्रैक्टिकल्स करके देख सकते हैं अपन, या इसी में हुआ तो इसी में कर लेंगे। तो ये इक्वल्स का रोल है। क्लियर? ये इंडिकेट करती है सम अदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस वन और नॉट। तो ये ऑब्जेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये हैश कोड कंपेयर करती है कि वो ऑब्जेक्ट सिमिलर है या नहीं है। अरे आपने अगर फिजिकली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए तो इक्वल्स क्या दे देगी? फॉल्स। और एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी को दिया है तो इक्वल्स आपको दे देगी ट्रू। क्लियर? तो ये हैश कोड और इसका दोनों का कनेक्शन है। क्लियर? इसी कोड के बेसिस पर इक्वल्स मेथड कंपैरिजन करती है यहाँ पर इसके डिफ़ॉल्ट नेचर में इन द ऑब्जेक्ट क्लास। बाकी स्ट्रिंग क्लास में जाके इक्वल्स को देखोगे आप, अलग इम्प्लीमेंटेशन है। तो इक्वल्स इसके अलावा कहीं भी मिलेगी तो वो ओवरराइडेड फॉर्म में होगी। क्लियर? ओवरराइडिंग समझते हैं अपन, बेस क्लास की मेथड को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में रीडिफाइन करना। क्लियर? ये इसका थॉट हो गया हमारा। फिर एक मेथड होती है फाइनलाइज। ये आपको याद होगा, मैंने गार्बेज कलेक्शन करके टर्म डिस्कस की थी कि जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली फ्री करना हो। मतलब हमने बात की थी कि जावा डिस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करती है, कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए। डिस्ट्रक्टर का जावा में कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जावा का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। डिस्ट्रक्टर के बजाय जावा कॉल करती है गार्बेज कलेक्शन को, और गार्बेज कलेक्शन ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के लिए इंटरनली एक मेथड कॉल करता है जिसको हम बोलते हैं फाइनलाइज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलग से भी डिफरेंस आता है कि फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज में क्या डिफरेंस है। तो ये बचे हुए दो हमने पढ़े नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब उनको पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये फाइनलाइज मेथड हो गई। फिर होती है गेट क्लास। ये आपको रिटर्न कर देगी रन टाइम पे क्या नाम है आपकी क्लास का। तो क्लास का अगर मुझे नेम रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास, तो आपका ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लियर, किस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, ये रिटर्न कर देगी यहाँ पर। तो ये गेट क्लास रिटर्न करती है, क्लियर, रन टाइम क्लास ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? हैश कोड मैंने बताई दिया आपको, हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस, इंटरनली उसका हैश कोड जनरेट होगा, वही हैश कोड उसकी यूनिकनेस मेंटेन करता है ऑब्जेक्ट की। फिर होती है टू स्ट्रिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि जावा में अगर कोई इंटरव्यू देना है तो इस ऑब्जेक्ट क्लास पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। उसमें एक रोल इसका है टू स्ट्रिंग का, एक रोल है हैश कोड और इक्वल्स के बारे में। बाकी फाइनलाइज का रोल समझ में आ गया अपनों क्या होता है। टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब ये रिटर्न करेगी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे मेरा ऑब्जेक्ट में मान लिया रोल नंबर, नेम, क्लास सब ली हुई है। अभी मैं डिस्प्ले बनाता हूँ मेथड रूटीन में,
मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट को मुझे कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, तो बिना कुछ प्रिंट करे मैं अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ जावा में, और अगर मैंने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड की हुई है, अगर आपने अपनी किसी भी नॉर्मल क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड की हुई है, तो फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये अलग से बात करेंगे हम लोग लेक्चर में, प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये उसकी इंपॉर्टेंट मेथड हो गई सारी। ये 4-5 मेथड अलग से है जो कि मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो मल्टी थ्रेडिंग में इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब वेट, नोटिफाई, वेट कॉल करती है किसी भी थ्रेड को वेट करने के लिए जब तक कि उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल जाए एक्टिव होने के लिए। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है। नोटिफाई मेथड नहीं मिल जाए या नोटिफाई ऑल मेथड नहीं मिल जाए जब तक वेट चलती है। नोटिफाई किसी भी सिंगल थ्रेड को बैकअप करने के लिए, रीएक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नोटिफाई ऑल सारी जो मेथड है उनको एक्टिवेट करने के लिए, सारी थ्रेड को। अरे आपने 2 या 3 थ्रेड पे वेट कॉल किया और आपने बोल दिया नोटिफाई ऑल, तो सारी थ्रेड एक साथ नोटिफाई हो जाती है। स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करना हो तो टाइम दे दो वेट के साथ में आप, वो टाइम फिनिश होगा, ऑटोमेटिक थ्रेड एक्टिव हो जाएगी। ये अभी चूंकि बिगिनर स्टेज पे हो आप, हमने मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ी अभी। बाकी जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आता है आगे, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। जब मैं सिंक्रोनाइजेशन के आगे बात करता हूँ कि मुझे 2 थ्रेड प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला थॉट, आपको अगर मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर वाला कोई कॉन्सेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करना हो, ऐसा कोई केस जनरेट करना हो कि एक थ्रेड कुछ वैल्यू जनरेट कर रही है, दूसरी थ्रेड उसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला अगर थॉट जावा में कहीं पर इम्प्लीमेंट करना होगा तो फिर आपको वेट नोटिफाई वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो ये अभी इसका रोल बहुत सीमित है। सबसे बड़ी बात है थ्रेड क्लास की मेथड नहीं है ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। तो ये थ्रेड सेफ बनाने के लिए इसको ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट बनाया हुआ है। खासकर किसी भी जेनरिक, अगर कोई नॉर्मल भी कोई क्लास है, कोई प्रोसेस है, कोई बिहेवियर है, उसको एज ए थ्रेड मुझे कहीं इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए इसको थ्रेड से बाहर रखा है। क्लियर? ताकि हम, चूंकि वो ऑब्जेक्ट क्लास की है तो थ्रेड भी उसको इनहेरिट कर लेगी। अरे ऑब्जेक्ट क्लास तो सारी क्लास की पेरेंट क्लास है, तो थ्रेड क्लास की पेरेंट क्लास होगी वो। तो इसलिए वेट नोटिफाई को कॉल करना, एक्सेस करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो ये 4 जो मेथड है, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल और वेट विद टाइम आउट, ये चारों मेथड हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। क्लियर? जब थ्रेड आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपको सारी मेथड का एक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। खासकर ये जो मेथड अभी हमने देखी, क्लोन मतलब कॉपी क्रिएट करना, इक्वल्स मतलब हैश कोड के बेसिस पे चेक करना, 2 ऑब्जेक्ट का हैश कोड अगर कॉमन है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ही है, डिफरेंट होगा मतलब दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये उस चीज़ को कंपेयर कर लेगी। फाइनलाइज गार्बेज कलेक्शन के थ्रू कॉल होगी। क्लियर? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिलीज करने में यूज़ करेंगे हम। गेट क्लास विल रिटर्न द क्लास नेम ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। हैश कोड हमें पता ही है कि एड्रेस है ऑब्जेक्ट का। टू स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लियर? जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको रिटर्न करेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्लास को लेकर क्लैरिटी हुई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास की अब सारी मेथड आपको क्लियर है। कुछ मेथड जो है ये हम मल्टी थ्रेडिंग में देखेंगे, ये हमने डिस्कस किया है। बाकी बेसिक जो मेथड है, क्लोन, गेट क्लास नेम, इक्वल्स, हैश कोड, इनको थोड़ा हम यूज़ करके देखते हैं। और टू स्ट्रिंग को हम एक सेपरेट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिकल में इसका क्या यूज़ है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी आपको होना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं छोटी सी। कोई भी बेसिक क्लास बना ली हमने, टेस्ट, और यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर ले लिए, ए कॉमा बी। एक मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ अभी शॉर्ट टाइम में इसको यूज़ करने के हिसाब से, A1 कॉमा B1। सो दिस इज व्हाट A असाइंस A1। सेम भी ले सकते हो आप दिस के साथ में। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। और एक मेथड अभी मैंने बना दी है डिस्प्ले।
या सिंपली मैं एडिशन का ही कोड लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये हमारी एक बेसिक मेथड है जो क्लास बनाती है, जो सिंपल दो नंबर्स का एडिशन करके देती है हमको। एक क्लास है हमारे पास, हमें सिर्फ एक क्लास बनानी है ताकि पता लग जाए कि हम कोई भी क्लास डिफाइन करेंगे तो बिना इनहेरिटेंस के, सिंटेक्स के, बिना एक्सटेंड्स के ये क्लास भी ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड को एक्सेस करेगी। तो जैसे ही मैं मेन में दोस्तों टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, देखो अब आप टेस्ट OB1 इक्वल टू हमने बोल दिया न्यू टेस्ट और वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर 7,15 डेटा असाइन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया T1 सपोज। क्या होगा देखो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ या मेथड की बात करूँ यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं T1 डॉट, देखो आप जो मेथड हमने डिस्कस की इक्वल्स हैश कोड टू स्ट्रिंग गेट क्लास नोटिफाई वेट सब दिख गई आपको यहाँ पर। अरे ये सारी मेथड हमने जो डिस्कस की अभी, आपको याद होगा जस्ट हमने इन सारी मेथड के बारे में डिस्कशन किया, सारी अवेलेबल है T1 डॉट। जबकि इनहेरिटेंस में को दिख रहा है कि आपको टेस्ट, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है और दुनिया की सारी क्लासेस की बेस क्लास कौन होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। इनकी मेथड को मैं डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकता हूं। जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं गेट क्लास T1 डॉट, मैंने गेट क्लास लिख दिया यहां पर, इवन मैं ये प्रिंट कर दूं T1 डॉट हैश कोड आ जाए, तो हैश कोड के बाद हम यूज करते हैं यहां पर नेक्स्ट मेथड, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इक्वल्स को भी कंपेयर करके देख लें यहाँ पर। तो हमने बना लिया T2 न्यू टेस्ट। अच्छा मैं सेम डेटा रख लेता हूँ 7,15, डेटा वाइज तो सेम है ये, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जब ये कंपेयर होगा तो T1 डॉट जो इक्वल्स मेथड है ये कंपेयर करेगी T2 को, मतलब ये जो हैश कोड है और ये जो कंपैरिजन है ये बता रहा है कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो फिजिकली ये ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है, नॉर्मली इक्वल्स का यूज़ होता है डेटा कंपैरिजन के लिए, पर वो कब होता है जब स्ट्रिंग में वो ओवरराइडेड फॉर्म में हो। यहाँ पर ये इसका नेचुरल बिहेवियर है, हैश कोड जो रिटर्न होता है उसी बेसिस पर जब T2 के हैश कोड की बात करेंगे हम तो एक नया हैश कोड जनरेट होगा। इसको भी हम चाहें तो प्रिंट कर दें, एक मिनट अभी T2 बना नहीं है, पहले हम नीचे इन दोनों की लाइन को लिख देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से। एक बार मैं T1 का हैश कोड प्रिंट कर देता हूँ, एक बार T2 का कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि दोनों के हैश कोड सिमिलर आने के बाद भी इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, क्योंकि वो दो फिजिकल ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। इसलिए हमको यहाँ पर वैल्यू एक बार रन करके देखना है क्या दिख रहा है। देखो आप यहाँ पर दो अलग अलग हैश कोड दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 अलग है, ऑब्जेक्ट 2 अलग है फिजिकली। और क्या किया हमने यहाँ पर, गेट क्लास ने आपको दे दिया क्लास टेस्ट, ये ऑब्जेक्ट क्लास ने रिटर्न कर दिया आपको, जो भी क्लास हमने क्रिएट करी थी टेस्ट नाम हो गया, ये फॉल्स बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इक्वल्स T2, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। और ये दोनों के हैश कोड भी आ गए डिफरेंट, क्लियर। जबकि कई बार क्या होता है कि डेटा के बेसिस पर इसका डिसीजन होता है, लेकिन हैश कोड और इक्वल मेथड का थॉट क्या है यहाँ पर, यहाँ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं सेम रेफरेंस बनाता इस जगह पे, आप ये देखो अगर मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँ और यहाँ पर मैं बोल दूँ T1 असाइन कर दिया अपन ने T2 को, अब देखो आप कंपैरिजन करके एक ही ऑब्जेक्ट है फिजिकली, ये आ गया ट्रू, सेम हैश कोड है, क्योंकि फिजिकली कोई नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट क्लास इसी बात का आइडेंटिफिकेशन करती है कि जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो हर ऑब्जेक्ट का इंटरनल हैश कोड क्या है, वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर हो रहा है। अगर फिजिकली कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो नया एक एड्रेस जनरेट होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, क्लियर।
तो एड्रेस डिफरेंट होने से ऑब्जेक्ट कभी इक्वल्स में मैच ही नहीं होते हैं। अभी देखो आप T1 T2 क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है। और हैश कोड T1 T2 दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि कोई एडिशनल कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग के बारे में। टू स्ट्रिंग के बारे में एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा मैं, अलग कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे ताकि डिटेल डिस्कशन कर पाएँ, क्योंकि टू स्ट्रिंग बहुत जनरलाइज, बहुत काम की मेथड है, उस बारे में हम बात करेंगे। प्लस ये देखेंगे कि VS कोड में हम इक्वल्स को, हैश कोड को या टू स्ट्रिंग को डायरेक्टली भी ओवरराइट कर सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं जाके हम। इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब भी हम टू स्ट्रिंग कवर करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।